हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हमने इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ ये जो पॉडकास्ट किया है, इसका पार्ट 1 आपको पहले ही मैं दिखा चुकी हूँ। पार्ट 2 में आपको बहुत बारीकी से जानने को मिलेगा कि एजेंट्स कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं जब बात अब्रॉड में सेटल होने की आती है। वो कौन से लोग हैं जिन्हें अब्रॉड ज़रूर सेटल होना चाहिए, वो कौन से देश हैं जो ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, और वो कौन से देश हैं जहां स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। काम का लगे आपको पॉडकास्ट तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। लेकिन या आप मेरे पॉडकास्ट के छोटे चंक्स देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से अभी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आपको मैं मिलवाती हूँ राजीव अरोड़ा से, जो कि सीईओ है नेशन वाइड वीज़ास के। आज है पार्ट 2। वो कौन से देश हैं जो ईजिली आपको वीज़ा दे देते हैं और वो कौन से देश हैं जो नहीं देते हैं, बहुत नखरे करते हैं? दुबई है, आपको इजीली वीज़ा दे देता है। अच्छा। कोई भी जा सकता है दुबई के अंदर। थाईलैंड है, कोई भी जा सकता है। लेकिन अच्छी कंट्री जो है, यूरोप हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये मेन कंट्रीज़ हैं जो आपको वीज़ा जल्दी आसानी से नहीं देती हैं। इनका वीज़ा लेने के लिए आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए, आपके पास कोई कनेक्शन होना चाहिए, तभी आपको इन कंट्रीज़ का वीज़ा मिलता है। अदरवाइज़ तो थाईलैंड घूम करके आने के लिए, सिंगापुर आने के लिए कोई कमी नहीं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ तो कभी भी जा सकते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक भी मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आप देखते हैं जो ज़्यादातर इंडियंस कर ही देते हैं? मोस्टली लोग अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में गलती ये करते हैं कि वो अपने फॉर्म को ठीक से नहीं फिल करते, उसके अंदर पर्पस ठीक से नहीं लगाते, वीज़ा का जो भी ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर नहीं होता है उनको। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने ज़रूरी होते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। बैंक स्टेटमेंट में फ़ंड्स कितने होने चाहिए और वो फंड्स कहाँ से आए उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लगाते हैं। उनका पर्पस उस कंट्री के अंदर जाने का है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, रेजिडेंस प्रूफ नहीं होते हैं, आइटनरी नहीं होती, रहने का कोई प्रूफ नहीं होता है, या डमी प्रूफ लगा देते हैं उसमें, या कोई भी फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं ट्रैवल एजेंट्स, जिसकी नॉलेज एप्लीकेंट को खुद को होती ही नहीं है। तो कभी भी आप कोई भी विजिट वीज़ा या किसी भी तरह की वीज़ा एप्लीकेशन करें तो आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए और हर बात का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और वीज़ा एप्लीकेशन या तो आप किसी प्रोफेशनल से कराएं, ज़्यादा मिस्टेक ये होती है कि आप किसी को भी अपना पासपोर्ट दे देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम कैसे ये चेक करें कि हमारा जो एजेंट है वो सही है या नहीं है? वो एजेंट, देखिए शालिनी जी, इंडिया के अंदर ये जो प्रोफेशन है ना, ये रेगुलेटेड प्रोफेशन नहीं है। पंजाब के अंदर हर एक आदमी, दूसरे घर के अंदर आदमी एजेंट बना हुआ है। पासपोर्ट लिया, एप्लीकेशन सबमिट की, उसको खुद को नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, और आ गया वीज़ा तो आ गया, पैसा ले लिया 10, 20, 30 लाख रुपया। ये ट्रेंड चल रहा है। ये प्रोफेशन रेगुलेटेड अगर हो जाए, इंडियन गवर्नमेंट इस प्रोफेशन को सिर्फ उन्हीं लोगों को दे दे, जैसे लॉयर्स को, जैसे किसी एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर को, या इसके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन डेवलप की जाए, ताकि लोगों के साथ एक तो चीटिंग ना हो, लोगों को प्रोफेशनल सर्विसेज मिले और ये प्रोफेशन भी जो है ना एक लेजिटिमेट प्रोफेशन की तरह बन करके आए, वाइट कलर प्रोफेशन बन पाए। तो इससे क्या होगा, जब ये रेगुलेटेड हो जाएगा तो फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे, क्वालिटी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, लोग क्वालिटी कंसल्टेंट्स के पास आएंगे। कंसल्टिंग के पैसे को आज की डेट के अंदर, पैसा हमारे इंडिया के अंदर कंसल्टिंग को बिजनेस माना ही नहीं जाता है। वीज़ा इंडस्ट्री के अंदर लोग कहते हैं कि पैसा ले लो और वीज़ा दे दो, एक हाथ लो पैसा, दूसरे हाथ दो वीज़ा। कंसल्टिंग नहीं समझते। आप और मैं बैठ करके 1 घंटा आपके करियर के ऊपर डिस्कशन करें, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन पे डिस्कशन करें, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आप आज इस बात का पैसा नहीं देना चाहते मुझे। आप चाहते हो कि मेरा 1 घंटा आप यूं ही ले जाओ, मेरे 2 घंटे आप यूं ही ले जाओ, उसका कोई पैसा की कोई वैल्यू नहीं है। आप चाहते हो कि मुझे वीज़ा आएगा तो ही मैं पैसा दूंगा। प्रॉब्लम इंडिया के अंदर ये है। इस वजह से लोग जो हैं, उन लोगों को अपना वीज़ा दे देते हैं, अपना पासपोर्ट दे देते हैं जो लोग उनको गारंटी देते हैं, और उनको पासपोर्ट दिया, फिर उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगाए, एप्लीकेशन सबमिट हुई,
अगर अप्रूवल आ गया तो 10-20 लाख रुपए ले लिए। मान लीजिए मैं 10 लोगों का पासपोर्ट ले लिया, सबकी एप्लीकेशन बना के डाल दी, एक का भी आ गया, मैंने सबसे 20-20 लाख की डिस्कशन की हुई है, कमिटमेंट की हुई है, किसी का भी आ गया तो मेरे 20 लाख बन गए। बाकी 9 लोग जो है ना वो बैन हो जाते हैं, वो दोबारा वीजा भी नहीं अप्लाई कर पाते अपना, उनको पता नहीं होता मेरे क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे एक एजेंट ने। तो ये बहुत समस्या आती है। इससे बचने के लिए रेगुलेटेड लोगों के पास जाइए। अपनी प्रोफाइल अगर आपकी नहीं है आज की डेट में एलिजिबल, तो जल्दबाजी मत करें, 6-8 महीने लगाइए, आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करिए। आज आपके पास ITR नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न आप ITR फाइल कीजिए, गवर्नमेंट को, देश को भी टैक्स दीजिए, आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी। आप आज नहीं जाइए, 1 साल बाद चले जाइए। ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो 4 जगह पे 5 जगह पे अपनी ट्रैवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए। फेक अपनी बैंक स्टेटमेंट क्यों लगाते हैं, 3 से 4 महीने अपने बैंक में फंड्स मेंटेन कर लीजिए। आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो ITR फाइल करेंगे तो बिजनेस की GST रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को डेवलप कीजिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जल्दबाजी मत कीजिए, जिंदगी के अंदर स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। अगर आज किसी चीज़ की कमी है, अवेलेबिलिटी नहीं है डॉक्यूमेंट्स की, प्रोफाइल को बिल्ड करने में 1 साल लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप 1 साल बाद करियर स्टार्ट कर लेंगे। समय तो जिंदगी में बीतेगा ही, पहला पिछला साल भी बीता था, एक और बीतेगा, लेकिन अगले साल के अंदर आप कहीं होंगे तो उसके लिए प्रोफेशनल कंसल्टेंट से बात कीजिए। कंसल्टेंट को आप उसकी कंसल्टिंग का पैसा दीजिए। अगर आपने उसको $200-300 दे भी दिया ना कंसल्टिंग का, आपके 2-3 करोड़ रुपए भी सेव कर सकता है वो। आपके 20-30 लाख रुपए खराब होने से सेव कर सकता है। आपका प्रीशियस टाइम खराब होने, आपकी प्रोफाइल को खराब होने से सेव कर सकता है। अगर आपने $150-200 किसी को प्रोफेशनल दे दिए तो वो $150-200 के अंदर इतनी वैल्यू क्रिएट करके दे देगा आपको कि आपके साथ फ्रॉड होने से बच जाएगा। आपको 360 डिग्री क्लैरिटी आ जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है आपको सब पता चल जाएगा। दूसरी बात एक और ये देखी जाती है, आज की डेट में लोग भी जो है ना इजी शॉर्टकट चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें यूरो भेजो, डॉक्यूमेंट आप अपने आप देख लो, जो भी लगाने लगा दो आप। लोग भी इस चीज को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। एक जो नॉर्मल पब्लिक है ना, पब्लिक भी कहती है कोई बात नहीं, मेरा वैसे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो अपना गांव में बैठा हूँ, ये लो पासपोर्ट, कहीं पे भी जमा करा दो जा करके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा क्या जा रहा है। वो कहते हैं हमारी जेब से पैसे थोड़ी जा रहे हैं। लेकिन आपकी प्रोफाइल के ऊपर खेल कौन रहा है? एक जो एजेंट जिसका कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है, कोई उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसको आप पासपोर्ट देते हो, वो आपकी प्रोफाइल से खेल रहा है। ठीक बात। तो आपको डॉक्यूमेंट जो देने हैं वो एक रेगुलेटेड पर्सन को देने हैं, किसी लॉयर को दें, कोई प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन को दें। अपनी एप्लीकेशन कभी भी दें तो आप हम ऐसे क्या चेक कर सकते हैं? हम एजेंट के पास जाके बोलें कि तुम अपनी क्वालिफिकेशन दिखाओ, क्योंकि रजिस्टर्ड नंबर तो आई गेस है नहीं इन एजेंट्स के पास, तो हम कैसे वो क्रॉस वेरीफाई कैसे कर पाएंगे? अब जब आप सामने वाले के पास बैठेंगे तो आप उसके अंदर कुछ चीज़ें देख सकते हैं। पहली बात तो उस कंपनी की एग्जिस्टेंस देखिए, कितने समय से काम कर रहा है वो। अगर वो पिछले 10-15 साल से काम कर रहा है, यानी कि वो की प्रोफेशनल पर्सन है, यानी कि यही उसका काम है, यही बिजनेस है, उसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको कुछ आता है, उसको वो सीरियस है अपने काम को लेकर के। पहली चीज़ तो आपको इंटेंट पता चल जाएगा। लगभग कंपनियां जो होती है ना वो 3 साल में बंद हो जाती हैं। 3 साल से पहले कंपनी बंद हो जाती है, एज इससे ज़्यादा नहीं होती। 10 साल पहले कंपनी थी, 7 साल पहले नहीं थी, 7 साल पहले कंपनी थी, 4 साल पहले नहीं थी, और जो 4 साल पहले कंपनी थी वो 3 साल पहले नहीं थी। जो आज कंपनियां हो सकता है 3 साल बाद नहीं मिलेगी आपको। 95% कंपनीज के बारे में बात बता रहा हूँ। 5% कंपनियां जो 5 साल से ज़्यादा टिकी रहती हैं मार्केट के अंदर। आपको पहली बात देखने एग्जिस्टेंस क्या है कंपनी की, कितनी पुरानी कंपनी है, एक बात हो गई। दूसरी बात, उस कंपनी का ऑनर कौन है, उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, आप ये चेक कीजिए। एक तो कुछ ऐसी कंपनी मैं जानता हूँ जिसके जो ओनर जो है क्वालिफाइड भी नहीं है, और उन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड में कुछ देखा ही नहीं, उनका खुद का वीज़ा ही नहीं लगा हुआ, लेकिन वो लोगों की गारंटी उठा के चल रहे हैं कि आपका काम करा देंगे, आपका वीज़ा लगवा देंगे, आपकी पीआर करा देंगे। उन्होंने खुद ने अपने नैनो से आंखों से नहीं देखा है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, लेकिन दूसरों से गारंटी उठा रहे हैं। आपने देखना है कि दूसरा ओनर है वो क्या करता है, उसकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, उसके नॉलेज क्या है, कितने साल से एक्सपीरियंस है, आपको ये देखना जरूरी है। तीसरी आप देख सकते हैं कि सामने वाली कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है। कभी कभी आप ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, पुराना पर्सन भी होगा लेकिन 1-2-3 लोग हैं कंपनी के अंदर। तीसरी स्ट्रेंथ देखिए कितनी है। क्या स्ट्रेंथ जब होती है ना कंपनी की, 100 काम कर रहे हैं, 200 काम कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि हर एक एप्लीकेशन का कोई स्पेशलाइज पर्सन है या नहीं है। 7 लोगों की कंपनी 70 कंट्रीज में डील कर रही होती है, और 70 कंट्री के अंदर हर कंट्री में 100 से ज़्यादा इमिग्रेशन प्रोग्राम्स है। कौन कौन से इमिग्रेशन प्रोग्राम में वो अपनी एक्सपर्टाइज करेंगे? नहीं। तो जिस कंपनी में जा रहे हैं कि जो भी प्रोग्राम आप चूज कर रहे हैं, तो क्या उसका एक स्पेशलाइज पर्सन है, अलॉट हो सकता है। फ्रंट एंड पर्सन कौन है, बैक एंड पर्सन कौन है, डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, कंसल्ट कौन कर रहा है, लॉयर कौन है, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन चाहिए नहीं चाहिए। तो ये तीसरी चीज देखने की जरूरत है, कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोग कंपनी में काम कर रहे हैं। कंपनी की चौथी लोकेशन क्या है, कहाँ पर बैठे हैं,
अच्छी जगह पर है, उनकी रेटिंग क्या है, उनके टेस्टिमोनियल्स क्या है, टेस्टिमोनियल्स अच्छे कैसे हैं, बुरे कैसे हैं। बुरे तो चलो हम ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, अच्छे में आप ये देख सकते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज कितनी है, यूट्यूब के ऊपर कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं, और आपकी रिलेटेड्स, आपकी प्रोफाइल से, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट के हिसाब से कितने जर्नलिस्ट का अब तक लगा चुके हैं पीआर वीज़ा, कितने डॉक्टर्स का कर चुके हैं, कितने नर्सिस का, कितने आईटी प्रोफेशनल्स का, क्या उसकी सक्सेस स्टोरी वो शेयर कर सकते हैं आपके साथ में? क्या उनके साथ आपकी बात करवा सकते हैं? क्या उनके वीज़ाज दिखा सकते हैं आपको? ये देखना जरूरी है। जब आप इन पैरामीटर्स के ऊपर आप चेक करेंगे, हाँ। तब आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि सामने वाला पर्सन 90% से ज्यादा तो पतझड़ की तरह झड़ जाएंगे इसमें, ठीक है, टिक नहीं पाएंगे। Right. जो बाकी जो बच जाएंगे वही है राइट इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, राइट कंपनी जहां पे आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। इसकी नॉलेज दुनिया को है ही नहीं। लोग सिर्फ ना इमोशनली डिसीजन ले रहे हैं कि मेरा ये चाचे का लड़का है, वो उसको जानता है, तो वो पड़ोसी है, उसको दे दिया हमने पासपोर्ट, वो जानता है उनको, मेरे जीजा को वो जानता है, उसको मैंने पासपोर्ट दे दिया है। ना जीजा की कोई क्वालिफिकेशन है, ना जीजा के जानने वाले की कोई क्वालिफिकेशन है, उनके पास एक्सपर्टाइज किसी चीज की है ही नहीं, काम उनका कुछ और है। वो साइड से आपका पासपोर्ट लेते हैं, वो पासपोर्ट 3 4 5 जगह पे आगे चलता रहता है और वो पता नहीं कहाँ से सबमिट होता है। और ये हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है जो चल रही है, हम देख रहे हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, हम अपनी देश की मिनिस्ट्री को हम बोले कि इमिग्रेशन के बिजनेस को रेगुलेटेड कर दें ताकि फ्रॉड होने से बच जाए। रेगुलेटेड होगी तो लॉ एनफोर्समेंट हो जाएगी, लॉ एनफोर्समेंट होगी तो इलीगल लोग अपने आप बाहर हो जाएंगे, काम कर नहीं पाएंगे, काम करेंगे तो जेल में जाएंगे। तो रेगुलेटेड हो जाएगा तो व्हाइट कॉलर प्रोफेशन हो जाएगा, व्हाइट कॉलर प्रोफेशन हो जाएगा तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी करेगा इसको। जब रिस्पॉन्सिबल आदमी करेगा तब इसके अंदर कंसल्टिंग भी होगी, कंसल्टिंग का भी हम पैसा चार्ज करें, इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि लोगों को भी रेडी होना चाहिए कि अपने करियर की कंसल्टिंग करने के लिए जब किसी और का टाइम लेने जा रहे हैं तो वो पैसा दे दे, नहीं तो वो आपको और महंगा पड़ेगा। Right. जब आप किसी और के पास चले जाएंगे 10-20 लाख रुपए दे बैठेंगे, वो आपको और महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा है कि 100-200-300 डॉलर की कंसल्टिंग का चार्ज 2-3-4 जगह पे भी दे दिया आपने, 40-50 हजार रुपए अपने करियर कंसल्टिंग पे भी लगा दिए, आपके लाखों तो सेव हो रहे हैं। एक क्लैरिटी तो आ रही है, आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, होगा या नहीं होगा, ब्लैक और व्हाइट क्रिस्टल क्लियर तो कम से कम हो जाएगा ये पैसा देने के बाद। ठीक बात है। और मुझे लगता है वो चेकलिस्ट हमें मिल चुकी है। अगर अगली बार आपको वीजा अप्लाई करना है, आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो ये जो अभी अभी आपको चेकलिस्ट मिली है उस पर गौर जरूर कीजिएगा, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप किसी के झांसे में हैं या वाकई कोई ढंग का शख्स है जो आपको गारंटी दे रहा है कि हाँ भैया हम विदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा शालिनी जी बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको वीजा अप्लाई करना है ना पीआर के अंदर, जिसके अंदर हम स्पेशलाइज्ड हैं, हम परमानेंट रेजिडेंसी के अंदर स्पेशलाइज्ड हैं, उसके अंदर कनाडा गवर्नमेंट ने ही इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बनाया हुआ है। अच्छा, कि 100 में से आपको पॉइंट्स देंगे पहले वो। अगर आपके 67 या 65 पॉइंट्स बनते हैं तो आप एलिजिबल हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। आपके पास टाइम वेस्ट करने का कोई टाइम ही नहीं है। हमारे पास जब कोई आता है तो हम उसकी एज चेक करते हैं, एजुकेशन चेक करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, उनके कनेक्शन, स्पाउस की डिटेल्स, उनके कैनेडियन एजुकेशन, इंडियन एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस, ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस, ये सब कुछ चेक करके हर एक बात का पॉइंट है, उस पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, एक असेसमेंट रिपोर्ट बना लेते हैं। असेसमेंट रिपोर्ट बनाने के बाद क्लियर हो जाता है कि आपका होगा या नहीं होगा, एलिजिबल हो या नहीं हो, ये एलिजिबिलिटी होती है। तो असेसमेंट रिपोर्ट हम रिटर्न में देते हैं कि किस बेसिस के ऊपर हम आपका केस लेंगे। वो केस ले लिया हमने आपका, अब आप पूल में आप एंट्री करते हैं वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब आप पूल के अंदर हैं तो वहां पर भी कंपेटिटिवनेस है, वहां पर भी रैंकिंग सिस्टम है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो चाहे वो कनाडा में हो। 2 तरह की रैंकिंग होती है, एक होती है आपकी स्कोर की और एक होती है ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिमांड। अगर आप स्कोर में रैंक कर रहे हो तो आपको ITA मिल जाता है, इन्विटेशन टू अप्लाई मिल जाता है, PR। अगर आपकी स्कोर में रैंकिंग नहीं आ रही है तो ये भी हो सकता है आपकी ऑक्यूपेशन की डिमांड हो। अगर आपका ऑक्यूपेशन डिमांड में आ जाता है और अगर आप एप्लीकेशन पूल में है तो आपको तब भी इनवाइट आ सकता है। और ये ऑक्यूपेशन जो डिमांड है ये चेंज होती रहती है हर 3 महीने से 6 महीने में, हर साल। कनाडा गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज करती रहती है अपने पूरे के पूरे डिमांड लिस्ट को, और आपको इन्विटेशंस भेजती रहती है लगातार। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया 2 चीज़ों पे काम करता है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर और उसका ऑलरेडी प्री डिसाइडेड क्राइटेरिया है। हम जितने भी केसेस लेते हैं वो सारे उन्हीं को लेते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी होती है, उनको हम बता देते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे कैसे आपको पूरा करना है इसको, उसके बाद ही हम केसेस को एनरोल करते हैं। तो ये एक बहुत वेल प्रूव तरीका होता है, एक राइट प्रोसेस होता है किसी को भी कंसल्ट करने का और उसको
अवेयर करने का प्रोसेस के हिसाब से और उसको एनरोल करने। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कैसे कुछ एजेंट्स होते हैं जो 10 लोगों का पासपोर्ट लेके बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि मैं तो गारंटीड वीज़ा दे दूंगा। अब 10 में से किसी एक का भी वीज़ा अगर लग गया तो उनको तो वो 20 लाख रुपए मिल गए। मैं समझना ये चाहती हूँ कि वो एक शख्स जिसका वीज़ा गलत डॉक्यूमेंट पे लगा और वो पहुंच गया कनाडा, ठीक है, गलत डॉक्यूमेंट पे मैं पहुंच गया, मैंने काम करना शुरू कर दिया, क्या ये भेद कभी खुल पाता है? और अगर हाँ तो फिर उसके बाद होता क्या है उसका? देखिए कोई भी गलत डॉक्यूमेंट लगा करके कनाडा पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए पहुंच भी गया, उसको पता ही नहीं मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, विजिट वीज़ा पे वो काम नहीं कर सकता। मोस्टली लोग क्या करते हैं, या तो इलीगल काम करते हैं। अगर वो इलीगल काम कर रहे हैं ना तो उनको रिपोर्ट किया जा सकता है, लीगल एक्शन हो जाता है उनके ऊपर। अब ट्रंप ने कितने सारे प्लेन भर भर के इंडिया में वापस भेजे, हमारे पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर जंजीरें बंधी हुई थी पैरों में, उनके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी, उनको भेजा था। तो ये लोग इलीगल थे। तो इलीगल तरीके से वो सिर्फ क्या करते हैं, एजाइलम फाइल कर देते हैं, यानी कि रिफ्यूजी एप्लीकेशन। यानी कि उनको डर है अपने, हर कंट्री की एक रिफ्यूजी एप्लीकेशन का, एजाइलम का उन्होंने प्रोविजन बनाया, लॉ बना हुआ है। अगर आप कनाडा में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, अपनी अगर आपकी जान को खतरा है आपको अपने देश के अंदर किसी भी रीज़न की वजह से, धर्म की वजह से, जाति की वजह से, या कोई झगड़ा है, किसी भी वजह से अगर आपको जान का खतरा है तो आप एजाइलम डाल सकते हैं, जिसको हम रिफ्यूजी कहते हैं। कि मेरी जान का खतरा है, मैं अपने देश में नहीं जा सकता, तो मुझे कनाडा में ही रहने दीजिए, यहीं पे मुझे पीआर कीजिए। तो उसका जब केस है कोर्ट में जाता है, कोर्ट के अंदर अगर वो अप्रूव हो गया तो उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। बहुत सारे लोग विजिट वीज़ा लेकर के जब लैंड करते हैं तो एजाइलम डालते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी यूएस भी स्ट्रिक्ट हो चुका है और कनाडा भी स्ट्रिक्ट हो चुका है। ऐसे लॉज आ चुके हैं कि उसकी टाइम लाइन के साथ उन्होंने अटैच कर दिया कि इससे ज़्यादा दिन हो चुके हैं, अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं तो आप अप्लाई अब नहीं कर सकते एजाइलम। उसके ऊपर भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस आ चुकी है। तो जो भी आपका क्वेश्चन है, यानी जो विजिट वीज़ा पे कोई वहाँ पे लैंड हो गया, अब उसको ये नहीं पता मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या लगे थे। अब मान लीजिए उसने अपनी नई ओरिजिनल एप्लीकेशन सबमिट की थी, मुझे तो मेरे एजेंट ने हीरो साइकिल का ब्रांड एम्बेसडर बना करके, मैनेजर बना करके मुझे भेज दिया और मैं लैंड हो गया, एंट्री कर ली मैंने कनाडा में। अब जब मैंने अपनी एजाइलम डालनी है या कोई भी एप्लीकेशन डालनी है, मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए कि मैं तो XYZ पर्सन हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। ऑफिसर जो है वो देखेगा, पहले तो आप बता रहे थे कि मैं A कंपनी में काम करता था, अब दूसरी एप्लीकेशन में आप B कंपनी में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको बैन लग जाएगा। गवर्नमेंट बैन लगा देगी 5 ईयर्स का और आपको डिपोर्ट कर देगी। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। लोगों को इसीलिए मैं कहता हूँ अपने लीगल डॉक्यूमेंट पे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ऊपर ही हमेशा किसी भी कंट्री में जाइए आप। इससे हमारे देश का भी नाम खराब होता है। इससे अगर आप बाहर जाते हो तो लोग फिर हम इंडियंस के अगेंस्ट हो जाते हैं। रेसिज्म इसी वजह से होता है, जब अनक्वालिफाइड अनस्किल्ड लोग किसी और कंट्री में ट्रेसपास करके घुस जाते हैं तो हमारे देश का नाम खराब होता है। हमारे देश की जनता को, पब्लिक को ये हमेशा सोचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि इससे हमारे देश का नाम खराब हो रहा है, इससे हमको बचना है। अगर जो भी जा रहा है वो स्किल्ड आदमी जाए, और स्किल्ड आदमी को हर कंट्री वेलकम करती है। आप इंडिया में पढ़ो लिखो ना, यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल बनो, करियर बनाओ, थोड़े एजुकेटेड बनो, सिविलाइज्ड बनो, ताकि उस कंट्री में जाकर के आप अपने देश का नाम रोशन कर पाओ। आप किसी कंट्री में ट्रेसपास करके, विजिट वीज़ा लगा करके, फेक डॉक्यूमेंट लगा करके पहुंच करके उसके बाद बोलोगे जी हमारे साथ रेसिज्म होता है, होगा ना। ठीक बात। हमारे साथ यहाँ पर जब बांग्लादेशी घुस आए थे तो हमने क्या आवाज़ नहीं उठाई थी? हमने भी, रोहिंग्यास के लिए अभी इतना गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है, हम भी बोलेंगे। कोई भी किसी आपके घर के अंदर कोई आकर घुस के बैठ जाएगा, बोलेगा मैं तो नहीं जाऊंगा, तो आप तो आवाज़ उठाएंगे ना। तो हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं सबको ये होने की ज़रूरत है कि क्वालिफाइड हो जाओ और फिर वेलकम्ड हो जाओ। फिर आपको कोई वेलकम करके, स्वागत करके बुलाए, ऐसे बनो आप। और उसको बनाने के लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको इंग्लिश की ट्रेनिंग देनी है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देते हैं। अगर आपको फ्रेंच सीखनी है, हम फ्री कोचिंग देते हैं। आप हमसे फ्री कोचिंग लीजिए, क्वालिफाइड हो जाइए, फिर एप्लीकेशन लगाइए। क्यों अपना भी नाम खराब करना, अपने देश का भी नाम खराब करना। ठीक बात। अच्छा, ग्रीन वीजा के बारे में हम बहुत सुनते हैं, ग्रीन कार्ड के बारे में हम बहुत सुनते हैं। क्या डिफरेंस है वीजा में और ग्रीन कार्ड में? देखिए, वीजा होता है एक कंट्री के अंदर एंट्री करने का पेपर। वीजा का मतलब ये होता है। कार्ड होता है रेजिडेंस स्टेटस आपका। वीजा में और कार्ड में डिफरेंस होता है। ऑलराइट। तो ग्रीन कार्ड हमें उस कंट्री में जाके ही मिलता है? रेजिडेंस स्टेटस कहते हैं उसको, रेजिडेंसी कार्ड है वो आपका। वीजा जो है एक देश से दूसरे देश के अंदर इमिग्रेशन के बॉर्डर को क्रॉस करने का
एक ऑलराइट का एक ये समझ लीजिए पेपर है ये। तो वो लोग जिन्हें ग्रीन कार्ड मिल गया है, क्योंकि हम ये भी सुनते हैं कि लोग तो मतलब जी तोड़ मेहनत कर देते हैं कि ग्रीन कार्ड बस किसी तरह मिल जाए। हाँ जी, हाँ तो जी। ये ग्रीन कार्ड मिलने के बाद कौन कौन सी फैसिलिटी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है? देखिए, ग्रीन कार्ड यूएस में कहा जाता है इसको, हाँ। कनाडा के अंदर परमानेंट रेजिडेंट कार्ड कहा जाता है, ठीक है, पीआर कार्ड बोलते हैं इसको। हाँ। अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको हेल्थ केयर बेनिफिट मिल जाते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिल जाते हैं आपको, और कंट्री टू कंट्री बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि अब मेरा बेटा है, ठीक है, अब 18 साल तक जब तक वो बड़ा होगा तब तक कैनेडियन गवर्नमेंट उसको $700 हर महीने देगी। $700 यानी कि इंडिया का 50,000 रुपया लगभग हर महीने उसको मिलेगा। क्यों, व्हाई? चाइल्ड केयर बेनिफिट, अगर आपका बच्चा है कनाडा के अंदर है तो उसकी गारंटी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी नहीं है, सरकार की भी है। ओके। तो 50,000 रुपये महीना देगी। मेरे एक नाइजीरियन क्लाइंट हैं, उनके एक्चुअली में सच में 7 बच्चे हैं और वो कनाडा में रह रहे हैं। उनको $4200 से लेकर के $4500 हर महीने आता है अपना खुद का। हस्बैंड वाइफ दोनों कुछ नहीं करते, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है $2,000। फैमिली का मिला करके $8500 कैनेडियन डॉलर्स आ रहा है उनको। बहुत बढ़िया सा डीटैच हाउस लिया हुआ है कनाडा के अंदर, कुछ नहीं करते, आराम से ज़िंदगी की मौज ले रहे हैं वहाँ पर। पढ़ाई लिखाई सब गवर्नमेंट स्कूल में, पढ़ाई लिखाई सब ऑल गवर्नमेंट, टेक केयर वो गवर्नमेंट की है, वो गवर्नमेंट कर रही है, हेल्थ केयर भी गवर्नमेंट कर रही है। बस आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाओ। हाँ। तो आप सरकार की जिम्मेदारी हो। हमारे देश के अंदर क्या होता है कि कोविड जब आता है तो हमारे देश की सरकार जो है हमसे पैसा मांगती है। वहाँ की सरकार कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो अपनी ऑडियंस की हेल्प करती है। यानी कि जब कोविड हुआ था कनाडा में तो आम पब्लिक को 2-2 हज़ार कैनेडियन डॉलर हर महीने अकाउंट में आया था। ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने किया था। जब हमारे यहाँ पर कोविड आया था तो सबको बोला था 2-2 हज़ार डॉलर डालो इस अकाउंट के अंदर, हमको ज़रूरत है पैसे की। तो ये ऑपोजिट चलता है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट है अपनी पब्लिक को अपना मानती है, यानी कि उनकी टेक केयर करती है, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो एजुकेशन हो। और ये मिलना कितना मुश्किल होता है? ग्रीन कार्ड या पीआर मिलना कितना मुश्किल है? ग्रीन कार्ड और पीआर कार्ड मिलना, अगर आपकी प्रोफाइल सही है, सूटेबल है, एज पर रिक्वायरमेंट है, तो कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल सिर्फ उन्हीं के लिए होती है कि जो एलिजिबल ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। एलिजिबिलिटी कहाँ से आती है? आपकी एजुकेशन अगर मास्टर्स के आसपास है, आपके पास 3 से 5 साल का अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। इन 3 फैक्टर्स को देखने के बाद चौथा फैक्टर आता है आपके पास ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कनाडा में डिमांड में है, यूएस में डिमांड में है। अगर यहाँ पर डिमांड में अगर आपका ऑक्यूपेशन, तो आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलना बिल्कुल आसान है। उसके लिए हम आपको प्रोफेशनली हेल्प करते हैं, आपको नेविगेट हम कराते हैं। 100 से ज़्यादा इमिग्रेशन प्रोग्राम है कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में। हम उन सारे प्रोग्राम्स में एक्सपर्ट हैं। तो आप जब हमारे पास आते हैं तो हम एक ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें आपकी सारी एक क्वेश्चनर लेते हैं जिसमें 45 से 50 क्वेश्चन होते हैं। वो हम पहले सारे पूछते हैं, स्क्रीन करते हैं, फिर चेक करते हैं कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो सकते हो या कौन से प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। तो हम आपको उस पर गाइड करते हैं। 1 2 3 4 स्टेप्स होते हैं। इन पूरे 4 स्टेप्स के ऊपर हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे करके नेविगेट कराते हैं कि कैसे पहुंच सकते हो। हमारी मैं इंडिया से ग्रीन कार्ड लेके ही यूएसए जा सकती हूँ, ये पॉसिबल है? या पीआर मुझे यहाँ पे मुझे पता चल जाए कि मुझे कनाडा जाके मिलने वाला है, ऐसा पॉसिबल है क्या? डिफरेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम की अलग रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। आपको ग्रीन कार्ड इनसाइड यहाँ से लेकर के भी जाने का प्रोविजन, आपको अप्रूवल आ सकता है ग्रीन कार्ड का। कोई अगर आप EB-5 वीज़ा में जाना चाहते हैं, L1 में जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से भी, इंडिया से भी मिल सकता है आपको। उसके लिए प्रोसेस है। कनाडा जो आप ग्रीन कार्ड की बात कर रहे हैं परमानेंट, उसके अंदर भी टर्मिनोलॉजी है कि आपका टेम्परेरी है या परमानेंट है। टेम्परेरी ग्रीन कार्ड और परमानेंट ग्रीन कार्ड, तो उसकी भी पिटिशंस होती हैं, हमें वो डालनी पड़ती हैं। तो कनाडा में भी अगर आप जब जाते हैं तो आपको पहले हो सकता है आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, हो सकता है वर्क परमिट पे जा रहे हैं, फिर आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी आपको। तो इनके स्टेप्स हैं। फिर पासपोर्ट भी मिलता है आपको कुछ साल रहने के बाद। तो आपको हर प्रोग्राम के ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं। उसके लिए आपको लीगल कंसल्टेशन लेनी बहुत ज़रूरी है और लीगल कंसल्टेशन को समझना और असेसमेंट रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है। तो ये लंबा क्वेश्चन है, लंबी असेसमेंट चली जाती है इसमें। लेकिन आप पूरी हेल्प करते हैं। 45 से आपका, मैं माफ़ी चाहूँगा इस बात का डायरेक्ट जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि 45 से 50 क्वेश्चन पूछूंगा तब मैं बताऊंगा कि आप कौन से प्रोग्राम में एलिजिबल होगे और कैसे आपको ग्रीन कार्ड या पीआर कार्ड मिलेगा।
एक चीज़ स्टूडेंट्स के मन में हमेशा रहती है कि मैं अगर स्टडी वीज़ा लेके अब्रॉड जा रहा हूँ तो वहाँ जाने के बाद क्या अपने कॉलेज टाइम के अलावा जो स्पेयर टाइम मेरे पास है उसमें क्या मैं काम कर पाऊँगा वहाँ जाके, ताकि कुछ मेरे खर्चे भी निकलते रहें। तो ये पॉसिबल होता है क्या? हाँ जी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सभी गवर्नमेंट आपको 20 घंटे हर वीक का आपको अलाउ करती है काम करना, आप लीगली काम कर सकते हो आप। और स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे जितने भी हमारे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स अब तक रहे हैं, सब ने ही 20 घंटे तक काम किया है और इनफैक्ट बीच में तो गवर्नमेंट ने उनको पूरे 40 आवर्स की परमिशन भी दे दी थी काम करने के लिए, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा करके उसको बैक टू 24 आवर्स पर वीक कर दिया गया। तो जी हाँ, इसका आंसर तो यही बनता है कि काम आप कर सकते हैं उसके अंदर। और ये किस तरह का काम होता है जो स्टूडेंट्स को मोस्टली मिल पाता है? ज़्यादातर बच्चे कैफ़ेज़ के अंदर काम करते हैं, बार टेंडर बन जाते हैं, कुछ स्टोर कीपर बन जाते हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। इस तरह के कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं जिनके अंदर काम मिल जाता है बच्चों को। और वो फिर अपना कितना खर्च वहाँ पे निकाल पाते हैं? वो अपनी एजुकेशन का खर्च निकाल लेते हैं, जो मेहनत करता है वो अपना लिविंग एक्सपेंस निकाल लेते हैं, कुछ सेविंग भी कर लेते हैं, डिपेंड करता है। कुछ बच्चे बिजनेस भी कर लेते हैं वहाँ पर। वो आपकी स्किल है, यानी कि अगर आप बेसिक जॉब की बात करें, कोई टिम हॉर्टन्स पे काम कर लेता है, मैकडी पे काम, KFC पे काम करते हैं, वहाँ पर जो काम करते हैं उसमें उनको लगभग 2000 से लेकर के $2500 कमा लेते हैं, साथ साथ एजुकेशन के अपनी। इंडिया में अगर मैं स्टेट आपसे समझना चाहूँ कि वो कौन से स्टेट हैं या वो कौन से शहर के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इस समय विदेश जा रहे हैं, तो ट्रेंड आपने क्या देखा है? कौन सी स्टेट के लोग हैं? हमारे गुजरात के US जाते हैं बहुत, कनाडा जाते हैं बहुत, पंजाब के लोग भी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, माइग्रेट होते हैं। हर सिटी जा तो देखिए हर स्टेट से रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, केरला से लोग दुबई जा रहे हैं क्योंकि केरलाइट्स जो होते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, वेल रेड होते हैं वो लोग, एजुकेटेड हैं वो लोग, लेकिन 6.5 बैंड्स के आसपास की इंग्लिश रहती है लगभग लोगों की। तो उनके लिए बेस्ट कंट्री टू माइग्रेट हो जाती है दुबई, फेवरेट है केरलाइट्स के लिए। अब पंजाबीज़ के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी है, गुजरातीज़ के लिए कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, और US नंबर 1 पे है गुजरातीज़ की चॉइस। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे हरियाणा के लोग भी बहुत अभी माइग्रेट हो रहे हैं। हरियाणा के लोग ज़्यादा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट हो रहे हैं। हरियाणा के बहुत सारे लोग US भी पहुँचे, जो कि पैनामा के जंगलों के थ्रू होते हुए पहुँचे, लेकिन जो वापस भी आ गए। हाँ। तो सभी स्टेट्स के अंदर ही इस समय है कि माइग्रेशन तो चल रहा है। क्या बिना इंग्लिश टेस्ट दिए भी पॉसिबल है कनाडा जाना, USA जाना? देखिए, इमिग्रेशन प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। विजिट वीज़ा के लिए कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टडी वीज़ा जा रहे हैं तो उसके अंदर 6 बैंड्स की इंग्लिश चाहिए होती है। आपका आइल्स का एग्जाम होता है, 6 बैंड्स की इंग्लिश चाहिए। उसके अंदर 50 to 60% आपके मार्क्स कम से कम हों अपनी एजुकेशन के अंदर, 12th में या ग्रेजुएशन के अंदर। डिपेंड करता है कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है। हर कॉलेज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे 50% प्लस का बच्चा चाहिए, या मुझे 60% का प्लस का बच्चा चाहिए, मुझे 90% प्लस का बच्चा चाहिए। 50-60% प्लस वालों का भी एडमिशन हो जाता है? हाँ, 50-60 का भी हो जाता है। इंडिया में तो बड़ी मुश्किल से होता है। वो देखो, वो कहते हैं कि सभी का A ग्रेड में नहीं होता, फिर B ग्रेड भी आते हैं, C ग्रेड भी आते हैं। कॉलेजेस सब लोगों के लिए अवेलेबल है, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, हाईली क्वालिफाइड के लिए भी, कंपेटिटिव भी हैं। तो सबका लेडी श्री राम कॉलेज में नहीं होता, ठीक है, LSR में नहीं होता, लेकिन अदर कॉलेजेस हैं जिनके अंदर उनको फिर सेकंड चॉइस मिलती है। तो कनाडा में भी ऐसा ही होता है कि कॉलेज की रैंकिंग है, टॉप 10 में जगह जाएंगे आप, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जाएंगे तो उसी तरह का कंपटीशन है। और अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई खास कंपटीशन नहीं है, खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आपका 60% पे भी हो जाता है एडमिशन। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो 50% के ऊपर भी आपको एडमिशन दे देते हैं। ऑलराइट, और इन सारी चीज़ों में मुझे जो हेल्प की ज़रूरत है वो आपके साइड से प्रोवाइड की जाती है? हम प्रोफेशनल कंसल्टेशन देते हैं, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि आपकी एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस की क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको, आप कैसे अप्लाई करेंगे वीज़ा, प्रूफ ऑफ फंड्स क्या चाहिए, बस ये कुछ चीज़ें बतानी होती है, गाइडेंस देनी होती है। और राइट प्रोग्राम कौन सा बन सकता है स्टडी वीज़ा में। कोर्स सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी प्रीवियस एजुकेशन को देखते हुए या प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए कोर्स सिलेक्शन देना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अब आप हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना चाहते हैं कनाडा में, तो आपका रिजेक्शन के चांस है आपके वीज़ा के। लेकिन अगर आपने BCom किया है और आप MBA के लिए जाना चाहते हैं तो एक रिलेवेंसी आ जाती है, तो उसके अंदर आपके सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपका कोर्स सिलेक्शन जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके बैकग्राउंड के हिसाब से होना चाहिए, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से होना चाहिए। इसमें बहुत लोग गलती कर जाते हैं, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। ब्लू कॉलर जॉब्स क्या होता है? ब्लू कॉलर जॉब्स का मतलब है कि छोटी मोटी नौकरियां,
कहीं पर भी काम कर रहे हैं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई प्लम्बर है, कोई सफाई कर रहा है, क्लीनर है, ये सब ब्लू कलर जॉब्स हैं। और वाइट कलर जॉब्स हैं जो आप ऑफिस में करते हैं, सूट टाई लगा कर भी करते हैं। हाँ। वो हमारी वाइट कलर जॉब्स हैं। ये डिलीवरी बॉय वाली जो जॉब होती है वो ब्लू कॉलर में आती है? ब्लू कॉलर में ही आएगी वो जॉब। अगर मैं डिलीवरी बॉय वाली जॉब की बात आपसे करूं तो इंडिया में अभी कितना डिलीवरी बॉय कमा रहा है, और वो अगर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, वो अगर कनाडा पहुंच जाए, तो वो कितना कमाने लगेगा? वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ का जो मिनिमम वेज है 18 से 19 हज़ार रुपये है इंडिया के अंदर। कनाडा के अंदर मिनिमम वेज है आपका 2 लाख रुपए के आसपास है, तो सीधा 10 गुना का फर्क होता है। हाँ। और कनाडा के अंदर डिलीवरी ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा कमाएगा, लेकिन लगभग 2 से 3 लाख रुपए तो डिलीवरी बॉय कनाडा ऑस्ट्रेलिया में कमाता ही कमाता है, कम से कम बता रहा हूँ आपको मैं। इसलिए कम से कम बता रहा हूँ ताकि जनता ये ना बोले अरे इतनी कमाई तो नहीं है, ये तो मिनिमम बताया 5 लाख 6 लाख भी जाती है। ऑलराइट। और अगर कोई वहां जाके ब्लू कॉलर जॉब कर रहा है अब्रॉड में, तो इसकी कितनी संभावना होती है कि वो कुछ साल के बाद, कुछ महीनों के बाद अपनी फैमिली को भी वहां पे बुला सकता है? हर कंट्री के इमिग्रेशन प्रोग्राम की अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए स्पाउस वीज़ा लगता है। स्पाउस वीज़ा के लिए आपकी कितनी इनकम है ये दिखाना इंपॉर्टेंट होता है, आपका वीज़ा स्टेटस क्या है ये दिखाना इंपॉर्टेंट होता है, आपका जॉब कोड क्या है, ऑक्यूपेशन कोड क्या है, ये भी डिपेंड करता है। कनाडा के अंदर आप अपने स्पाउस को आज की डेट में नहीं बुला सकते अगर आपका ऑक्यूपेशन जो है ना, उनके टीयर कोड हैं 0 या 1 में नहीं आता है। अगर आप या तो बड़ा आप प्रोफेशनल नहीं हो या फिर आप एक मैनेजर नहीं हो, तब आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते। या फिर आप अपने स्पाउस को तभी बुला सकते हो जब आप हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में काम करते हो, आप एक हेल्थ केयर वर्कर हो, तब आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। कुछ ऑक्यूपेशन की लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एनओसी कोड, ऑक्यूपेशन। और कुछ लोगों को रिस्ट्रिक्टेड भी किया हुआ, उसकी लिस्ट है, उसकी जानकारी हम अपनी कंसल्टिंग में देते हैं जब भी कोई प्रोफाइल आती है। तो कुछ अगर मैं बहुत आपसे रैंडम पूछूं, लाइक हमने ब्लू कॉलर जॉब की बात की, उसमें प्लम्बर है, डिलीवरी बॉय है, तो ये क्या अपनी फैमिली ले जा सकते हैं? लिस्ट में आते हैं ये? इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं लेके जा सकते, लेकिन पीआर होने के बाद बुला सकते हैं। एज ए वर्कर नहीं बुला पाएंगे, लेकिन जब पीआर हो जाएंगे उसके बाद बुला सकते हैं। और उसमें भी पूरी आपके साइड से हेल्प दी जाती है इन लोगों को? हम बेसिकली जो डील करते हैं वो डील करते हैं स्किल्ड इमिग्रेशन के अंदर। हाँ। पढ़े लिखे लोगों के साथ, यानी कि जो ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, हम इस तरह के लोगों में डील करते हैं। हम इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर में डील नहीं करते। वैसे ये तो आपके पॉडकास्ट के लिए हम नॉलेज दे रहे हैं दुनिया को। हाँ। हमारी ऑडियंस वो नहीं है जिनके साथ हम डील करें। आप मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ये सारी कंट्रीज में जाने के तरीके कितने हैं? तरीके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोप के अंदर लगभग 500 से ज़्यादा इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं। आप कौन से प्रोग्राम के अंदर फॉल करते हो उसके लिए कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप विजिट वीज़ा के थ्रू जाना चाहते हो, वर्क परमिट के थ्रू जाना चाहते हो, पीआर के थ्रू जाना चाहते हो, बिजनेस इमिग्रेशन के थ्रू जाना चाहते हो, हर एक क्लास के लिए एक प्रोग्राम बना है। स्टडी डिपार्टमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्टडी वीज़ा बना हुआ है। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस इमिग्रेशन वाले अपना वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं, वर्क परमिट वाले पीआर कर रहे हैं। किसी को पता नहीं है कि मेरा एक्चुअल राइट प्रोग्राम क्या है। तो स्टडी वीज़ा, तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए कंट्रीज ने स्टडी वीज़ा बनाया है। बिजनेस करने वालों के लिए जिनकी ये 40, 45, 50 है, उनके लिए बिजनेस इमिग्रेशन एंटरप्रेन्योर पाथवे बने हुए हैं। जो लोग स्किल्ड वर्कर्स हैं, जिनकी ऑक्यूपेशन इन डिमांड है, उनके लिए वर्क परमिट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। और जिन लोगों की हाई डिमांड है, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हुए वर्ल्ड वाइड, उनके लिए डायरेक्ट पीआर की भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो आपकी प्रोफाइल क्या है, एज क्या है, एजुकेशन क्या है, इसके ऊपर एक असेसमेंट रिपोर्ट बनती है। फिर एक ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट में बताया जाता है कि आप किस किस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो। वहाँ प्रोग्राम से शॉर्टलिस्ट किया जाता है कौन सा आपके लिए सूटेबल प्रोग्राम है, तब चॉइस की जाती है। डन। थैंक यू सो मच सर। आपने, मुझे लगता है जितना भी ABC से लेके Z तक जितनी भी नॉलेज इमिग्रेशन की है वो मेरे व्यूअर को आज दी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है बहुत कमाल की है। आप कुछ कहना चाहते हैं, सर को थैंक्स भी बोलना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको जो भी लिखना है वहां पर लिखिए। सवाल कोई पूछना है तो वो भी आप जरूर पूछिए, लेकिन आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू शालिनी जी, अपने पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को समझ में आए कि इमिग्रेशन क्या होती है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, कैसे आपको अपनी इमिग्रेशन प्लान करनी है, एप्लीकेशन कैसे प्लान करनी है, वहाँ पे जा करके क्या चैलेंजेस होते हैं लाइफ के अंदर। देखिए, चैलेंजेस तो रहेंगे ही रहेंगे। आपको अपने स्किल के साथ, अपनी मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। किसी भी कंट्री के अंदर पहुँचना भी आसान नहीं है, वहाँ पे रहना भी आसान नहीं है। ये ज़िंदगी ही आसान नहीं है। ठीक ये बात। ज़िंदगी है, दौड़ते रहने का नाम है। हमेशा दौड़ते रहना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ दौड़े, कहीं और दौड़ें। कहीं पर हवा अच्छी मिलेगी, कहीं पर नहीं मिलेगी। बस इतना सा फ़र्क है। हवा अच्छी ठीक चाहिए बात। तो मूव हो जाइए। हमें कॉन्टैक्ट करना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिटेल के अंदर मैडम मिल जाएँगी। एकदम। शालिनी जी ने दे दिया होगा, और विल सी यू इन माय ऑफिस। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद थैंक यू आपका। वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।